हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन हंटर। जो पहले से जीके पढ़े हुए हैं उनके लिए फुल रिवीजन, और जिनका जीरो से शुरुआत कर रहे हैं उनको फुल नॉलेज, संविधान का सब कुछ। जी हाँ, संविधान का सब कुछ। चैप्टर वाइज एमसीक्यू इसमें दिया गया है हर एक चैप्टर का, और उसका जो 4 ऑप्शन रहेगा, जो सही होगा ऑप्शन वो तो रहेगा ही, उसका चारों ऑप्शन का फुल डिटेल से किया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, और किस तरह का वीडियो चाहिए ये ज़रूर बताएं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू एक एक करके वीडियो रोज़ अपलोड किया जाएगा हर एक चैप्टर का। तो आज इस कड़ी का पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल करके दिया गया है। तो लेवल 1 का शुरुआत होता है। ध्यान से सुने हर क्वेश्चन को। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान क्या था? 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ था वो पूना में हुआ था, इसलिए उसको पूना फैक्ट यानी पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या समझौता हुआ था? निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का समझौता हुआ था। पूना फैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% आरक्षण कर दी गई। दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसको हटा दिया गया, लेकिन उसके लिए आरक्षण सीट बढ़ा दिया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। ये आईएएस के एग्जाम में 1997 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में। बी का 3। सी का 2 सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। डी का 1 पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए अवार्ड दिया। गांधी जी ने इसका भरपूर विरोध किया था। सैमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 में भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अगला सम्मेलन 19 मई 1928 को बम्बई में हुआ। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया जाता है। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था, इसलिए इसको लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। और एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ये भी यूपीपीएससी में यानी यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 1997 में। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके
उन्हें विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार प्रदान किया, तथा दूसरा यह कि उसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जो कि पहली केंद्रीकरण यानी एक लोगों के साथ था, विकेंद्रीकरण कर दिया यानी बांट दिया गया लोगों के बीच में, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारें को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। 4 को फिर है सुमेलित क्वेश्चन यानी कि मिलाने वाला। इससे एक क्वेश्चन बनाने से 5-6 चीज़ों की जानकारी मिलती है, जो अलग अलग प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा। ए का 2 अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा, बी का 1 अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, सी का 4 अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा, डी का 3 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में की गई थी। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता तथा बेल्जियम, हॉलैंड एवं फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव या अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा से 14 अगस्त सन 1946 को कोलकाता में भीषण दंगे शुरू हुए। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड, ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे के राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 में ब्रिटिश संसद ने पास किया था। 1774 में इसे लागू किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम पीठ ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कार्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में नियुक्त कर दी गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1876 में। महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 में एवं मृत्यु 22 जनवरी 1901 को हुआ था। 1837 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। 1877 में उन्हें भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1876-77 कहीं 77 दिया जाता है, दोनों एक ही है। अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंध 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश राज सत्ता को सौंप दिया गया था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उसके बाद उससे लेकर डायरेक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट के हाथों में चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई, उससे वह भारतीय जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों से प्रतिबिंब स्वरूप थे। यानी जो जो उद्घोषणा में वो किया था, लोगों को उसमें सत्यता दिखाई दिया कि वो सही बोल रहा है, वरना बहुत लोग बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसमें से कौन सा आश्वासन को उन्होंने पूरा किया? अभी भी चुनाव में भारतीय जो नेता होते हैं आश्वासन तो बहुत देते हैं, लेकिन इसमें से पूरा कितने करते हैं? देश रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखने का उन्होंने आश्वासन दिया था, जो आज़ादी तक ऐसा ही रहा। रानी विक्टोरिया
को दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार वह घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राज्य के द्वारा व उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल की वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। मार्ले मिंटो या मिंटे मार्लो सुधार जो हुआ उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। इससे बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए ध्यान से सुने। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना, क्योंकि उनका नीति था फूट डालो और शासन करो। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट कर दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब जो जिस संप्रदाय के रहेंगे उनको केवल उसी संप्रदाय का वोट मिलेगा यदि वो चुनाव में खड़े होंगे। तो अभी के जैसा नहीं, कोई भी हो उसका सारा कोई उसको वोट देगा, जिसको जो मन है वो देगा। पहले नहीं चाहते हुए यदि कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसको केवल मुस्लिम ही वोट करेगा, मतलब अलग अलग। इससे लोगों में दूरी बनता, जो फूट डालने का काम अंग्रेजों ने किया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। भारत परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट बार बार पूछा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट वही है 1909। उसमें किस बात का व्यवस्था किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो मुस्लिमों के लिए अलग से किया गया था, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का मेन उद्देश्य यही था। 1909 के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर लॉर्ड मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्णय उम्मीदवार को संतुष्ट करने के लिए, उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का पिता कहा जाता है, क्योंकि उसके समय में ही ये आया था, क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल जो का था, इसका उन्होंने विरोध किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में जो प्रावधान था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्रों में द्वैत शासन, दोनों दो अलग अलग प्रश्न बनता है, इसलिए इस दोनों को याद रखना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य विशेषता क्या था? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत पूछा जाएगा तो लोक सेवा आयोग का गठन, पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में ही सही लेकिन वोट देने का अधिकार मिला था, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से भी अलग कर दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। ये लेवल 1 खत्म होता है, पाता है लेवल 2। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया गया था। कौन सा इसका सदस्य नहीं था? 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्य थे और इसमें ऑप्शन 4 है, इसमें से 3 थे और 1 नहीं थे। कौन इसमें थे? नहीं थे, तो लॉर्ड एम्बरी वो नहीं थे। कौन कौन थे उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाश करना था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो कैबिनेट मिशन के बारे में गलत है और शेष 3 सही है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत पाकिस्तान को अलग स्टेट बनाने का कंट्री बनाने का कोई स्वीकृति नहीं किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 का जो उद्देश्य था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और कौन कौन से उद्देश्य हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं।
संविधान सभा का गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? भारत का कैबिनेट मिशन 1946 का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना, ये कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था। और भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें से 14 राजस्थान से शामिल थे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके द्वारा चलाया गया? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसके बीच में जो शासन चला वो किस अधिनियम के तहत चला? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही इसके जो गैप का शासन था वो चला था। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज कहा जाता है या औपनिवेशिक राज्य कहा जाता है। कानून दूसरे जगह बना और वो लागू यहाँ है। 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया तो वो था, लेकिन इंडिया आज़ाद हो जाने के बाद भी उस कानून पर चल रहा था, इसलिए उसी समय उस अवस्था को अधिराज या औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जाना जाता है? जब भारत को आज़ादी मिला 1947 में तो एक योजना के तहत मिला था, वो कौन सा योजना था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसलिए इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से ही बेटन योजना या लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा जाता है, या इसको मन बाटन योजना भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। व्यवस्था पूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है और से सभी सुमेलित हैं? साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत विभाजन नहीं था, जबकि मार्ले मिंटो सुधार का मेन जो उद्देश्य था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्वशासन था। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, क्योंकि वहाँ के लोगों को श्वेत कहा जाता था, तो सारे इसमें जो मेंबर थे वो वहीं के थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो भी गया है या नहीं कि भारत को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ था कि यदि उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया गया है तो ये कमीशन केवल नाम का कमीशन बनाया गया था, वो रिपोर्ट वो अपने मन से देंगे, तो इसलिए भारतीय नाखुश थे और इसका पुरजोर विरोध किया। ये भी सूची का मिलान करने वाला है। 1-3 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्विशासन शासन था। B-1 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता। C-4 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार जो 1919 में हुआ उसको मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले भी कहा जाता है। C-4 है सांप्रदायिक निर्वाचन उसके तहत लाया गया था, मार्ले मिंटो मॉन्टेमिरलो के तहत, मार्ले मिंटो के तहत। D-2 भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत किया गया था। E-5 प्रांतों में द्वैत शासन। E-5 है ई यानी कि अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। कब आया था? 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर, प्रांत, देशी रियासत से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अवशिष्ट शक्तियां था वो किसका प्रदान किया गया था उस समय, किसको? तो गवर्नर जनरल को।
किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का स्थापित किया गया? बार बार बता रहे हैं, प्रांतों में द्वैध शासन अलग था, केंद्र में द्वैध शासन अलग था। तो अब केंद्र में जो द्वैध शासन आया वो कब पारित किया गया था, किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू किया गया था। प्रांत में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया इस कानून को, और फिर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 1919 में प्रांत में द्वैध शासन था, 1935 में प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1882 प्रांतीय और केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका परिषद का विस्तार। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान था, शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश प्रांतों के रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में से अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। किस अधिनियम की प्रमुख व्यवस्था विशेषता जो था वो प्रांतीय स्वायत्तता था? वो किस अधिनियम का था? प्रांतीय स्वायत्तता 1935। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत चीफ कमिश्नर प्रांत एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को ही प्रदान की गई थी। भारत सचिव का पद किसके द्वारा सुक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और इसकी सहायता के लिए 11 सदस्यों की परिषद की स्थापना की गई। किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा निर्वाचित जो हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1909 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इसको लॉर्ड सिन्हा यहाँ बोला गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? गवर्नर जनरल को। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी, पहले भी पढ़े। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं और किस तरह का वीडियो चाहिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। इसी तरह हर एक चैप्टर का MCQ लाया जाएगा और फुल डिटेल्स डिस्कशन किया जाएगा। इससे संविधान में आपका संविधान से संबंधित आप चाहे किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का संविधान से संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपने थंबनेल में पढ़ा क्या? संविधान का सब कुछ, हर मैदान फतह, यानी हर एक कंपटीशन के लिए ये उपयोगी है, जिसमें GK पूछा जाता है और भारतीय संविधान, तो उसके लिए उपयोगी है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।